को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। ये जो यूक्लिड्स है ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। कहाँ के थे बेटा? अब में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ जरा सेकेंड एक्सियम क्या था कि x बराबर y। हाँ या ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हम ये बोले कि सर आप पहले ये बताइए कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, तो देखो जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। इसका मतलब ये है सर कि ज्योमेट्री एक ऐसा कह सकते हैं कि स्टडी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। आ रहा है बात समझ में? अब अगर हम ये देखें कि यूक्लिड्स क्या है सर, यूक्लिड्स, तो यूक्लिड्स एक समझो कि मैथमेटिशियन का नाम है जो कि ग्रीक के थे। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। और यूक्लिड्स का जो है ज्योमेट्री में बहुत भारी योगदान रहा। यूक्लिड्स का जो है ज्योमेट्री में क्या रहा? बहुत ही भारी योगदान रहा। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बोले ये जो यूक्लिड्स है ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। कहाँ के थे बेटा? ग्रीक के थे। ठीक है, और इनका योगदान जो है मैथ में बहुत भारी मात्रा में रहा। ठीक है, ये बताते हैं कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बताएं, लाइंस क्या होता है इसके बारे में बताएं। समझ में आ रहा है ना? एक्सियम क्या होता है इसके बारे में बताएं, पोस्टुलेट क्या होता है इसके बारे में बताएं, पोस्टुलेट क्या होता है इसके बारे में बताएं, और बहुत कुछ। तो बेसिकली क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना क्या है? एक्सियम के बारे में और पोस्टुलेट के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के चैप्टर में हम लोग को बस पढ़ना है कि एक्सियम क्या होता है सर और पोस्टुलेट क्या होता है। बताओ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक्सियम क्या है। ठीक है, और हम बता देते हैं कि एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं है। बस एग्जाम में कैसा आएगा कि यूक्लिड्स का जो एक्सियम था, एक्सियम नंबर 2 कौन सा था, एक्सियम नंबर 2 कौन सा था, एक्सियम नंबर 5 कौन सा था, 3 कौन सा था। अभी यहां पे हम नोट कर रहे हैं, घर पे समझा भी देंगे। घर पे जाने का है, उसको रट लेने का है। जैसे ही रट लोगे तुम लोग, हाँ जैसे ही रट लोगे तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ जरा सेकेंड एक्सियम क्या था। तो दिमाग में रटा हुआ रहेगा तो बस छाप देंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लाइंस एंड एंगल्स में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब बिल्कुल समझना, बिल्कुल डिटेल में फील होने देना। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। हम लोग को पढ़ना है एक्सियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? एक्सियम के बारे में पढ़ना है, एक्सियम के बारे में। एक्सियम क्या होता है सर? तो एक्सियम जो है बेसिकली तुम समझ सकते हो कि एक्सियम इज इक्वल टू फैक्ट्स। क्या? एक्सियम इज इक्वल टू फैक्ट्स, यानी कि वैसा चीज जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना हो, वैसा चीज जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना हो। तो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसको छाप लेना, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूविंग, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, यानी कि वैसा सर बेसिक फैक्ट जिसको हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो लिखना शुरू करो। द बेसिक फैक्ट, the basic fact which are taken for granted, taken for granted without proving, विदाउट प्रूविंग। बताओ ये बात समझ आया कि सर वैसा फैक्ट
वैसा फैक्ट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, उन सारे फैक्ट्स को क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम के बारे में कौन बताया? एक्सियम के बारे में कौन बताया? यूक्लिड्स बाबा बताए एक्सियम के बारे में। कहां के रहने वाले थे बाबा? ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, अगर हम तुमसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछे, अगर हम तुम लोगों से एक बेसिक सवाल पूछे और ये बताएगा ओजस्वी, ठीक है, तुम बताओगे। देखो, अगर मान लो ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लो इस कंटेनर में रखा हुआ है क्या? इस कंटेनर में रखा हुआ है मान लो पांच टॉफी रखा हुआ है और इसमें भी 5 टॉफी रखा हुआ है, ठीक है। और हम क्या किए कि ओजस्वी के पढ़ाई से खुश होकर के इसमें हम 3 टॉफी और डाल दिए, ठीक है, और इसमें भी 3 टॉफी और डाल दिए। तो बताओ टोटल कितने टॉफी हुए? 8। तो बताओ इसमें प्रूफ करने की जरूरत है कुछ? नहीं। दिस इज कॉल्ड एक्सियम। हलवा चीज है, हलवा। हल्के हल्के में पढ़ाई को ज्यादा सीरियस होकर करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। यू हैव टू फील इट। यू है, जाओ 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 ना, रुको, जाओ, बैठो रहते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो बताओ इसको प्रूफ की आवश्यकता है? कैसे वीडियो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत 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 शांत, चलो चलो, नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, ए शांत, ये बात समझ आ गया ना? अब देखो, अब देखते हैं कि यूक्लिड्स बाबा क्या क्या बोले, ठीक है। तो एक्सियम नंबर 1, एक्सियम नंबर 1 देखो, यूक्लिड्स एक्सियम, ये हो गया ना? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, छापने का है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखना। पहला पहला एक्सियम क्या है, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देंगे, ठीक है। देखो पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे ही छापना है, ठीक है ना। पेपर में भी, कॉपी में भी डिट्टो वैसे छापना है, ठीक है, इसको याद कर लेना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग्स, तुम लोग लिखते रहो, ठीक है ना। आर इक्वल टू वन अनदर। पहला एक्सियम छापो तुम लोग, क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। क्या है बेटा? सेम थिंग्स है, बोलो मेरे साथ, सेम थिंग्स। कह रहा है क्या कि थिंग्स, जैसे अगर मान लो x इज इक्वल टू है a के बराबर और y इक्वल टू भी है a के बराबर, तो कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी कि सर x भी a के बराबर, y भी a के बराबर। इसका मतलब ये सर हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1 कि x बराबर y, हाँ या ना? x बराबर y, बात समझ में आ गया ना? ये था पहला एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यस और नो। वेरी गुड, अब आगे देखते हैं, इसको नोट करो, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि अगर x a के बराबर है और y भी a के बराबर है, यानी कि दोनों a के बराबर है, दैट मीन्स सर x बराबर y होगा। बात समझ आ रहा है? दिस इज एक्सियम 1, दिस इज एक्सियम 1। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट छापना आप, ठीक है, ये लिख लिया ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसमें क्या है? सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। सेकेंड क्या है? इफ इक्वल, इफ इक्वल्स आर added to equal, the whole are equal, the, देखो बिल्कुल बुक वाला छाप रहे हैं, ठीक है, बस इसको समझते जाओ और रटते जाओ। होल आर इक्वल, आप समझना इसको, नोट कर लिए? देख बेटा ध्यान से,
इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, कह रहा है इक्वल आर एडेड। देखो अगर मान लो कि यहां पे है x, ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पर भी है x, कह रहा है इक्वल, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, और इसमें ऐड कर दिए क्या, इसमें ऐड कर दिए y, और इसमें भी ऐड कर दिए y। तो बताओ तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर हम यहां पे लिखे 2 और यहां भी लिखे 2, इसमें भी 3 ऐड कर दिए और इसमें भी 3 ऐड कर दिए, तो बताओ तो दोनों 5 5 हो गया। तो यही ना कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल आर, तो दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा है? तो पहला एक्सियम क्या था सर? पहला एक्सियम क्या था, कोई बता सकता है पहला एक्सियम? हाँ, थिंग्स विच आर इक्वल, यानी कि अगर एक साइड इक्वल है तो आपस में भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। दिख रहा है ये बात? यानी 2 में 3 ऐड करो, 2 में 3 ऐड करो तो टोटल मिलाकर के 5 आएगा दोनों तरफ। तो दिस इज एक्सियम सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं एक्सियम थर्ड। एक्सियम थर्ड छापना। एक्सियम थर्ड क्या है कि इफ, हाँ अब इसका उल्टा कर दो, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, फ्रॉम इक्वल। राव्या बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है ना। इक्वल्स द रिमेन आर इक्वल। चलो इसमें भी वही बात है ना, इसमें भी सेम है कि अगर इधर 3 है और इधर भी 3 है, इसमें अगर -1 कर दिए, 3 में -1 कर दिए और 3 में -1 कर दिए, तो दोनों साइड क्या आएगा? आ रहा है बात समझ में? ये था एक्सियम नंबर 3 कि सर अगर दोनों साइड सेम में अगर हम लोग माइनस करेंगे, सेम नंबर में सेम चीज माइनस करेंगे, जैसे अगर 3 है और 3 है, इसमें 1 1 माइनस कर दिए, तो होल क्या हो गया? होल भी बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज एक्सियम 3, हो गया ना। अब यहीं पे लिखते हैं 4th नंबर, थिंग्स which coincide with one another, with, एक काम करो वो डोर को लॉक कर दो, होगा, हो पाएगा क्या? छोड़ो छोड़ो, ठीक है, छोड़ दो। वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो इसमें क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप। कह रहा है क्या कि अगर हम ये बोले, अब जाओ नहीं बताएंगे, जैसे कॉपी पे कॉपी, ठीक है। अगर जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ और ये मेरे हाथ के ऊपर ओवरलैप यानी कोइंसाइड कर दिया, तो दोनों आपस में बराबर ही ना होगा बउआ। बोलो समझ आ रहा है ना? तुम्हारे पास नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर नोटबुक रखोगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, यही बोल रहा है। और इसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। हाँ कॉन्ग्रुएंस होगा ना, वो बात की बात है, ठीक है, यहीं से उठाया गया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ते कोइंसाइड वाला कि आपस में बराबर होगा, ये तो बराबर तो है ही, बराबर तो है ही, दिस इज एक्सियम। हाँ नहीं देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अदर, हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। हम लोग प्रूफ करते हैं जब बराबर नहीं होता है तब, उसको शो करते हैं हम लोग, ठीक है। याद समझ में आ गया? थिंग्स विच आर कोइंसाइड यानी कि पेन के ऊपर यही वाला पेन रख देंगे तो आपस में कोइंसाइड कर लेगा, और जब कोइंसाइड करेगा तो हम लोग कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, ये समझो, ठीक है।
समझ आ गया ना? चलो अब 5 नंबर देखो, लिख लिए? लिख लिए? अब देखो 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स 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 लिखो, थिंग्स ना ना, ये तो हो गया ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। लिखो द होल इज, द होल, द होल इज ग्रेटर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? कभी भी सुबह शाम दोपहर, कभी अगर मान लो भूल गए, ठीक है, तो बिल्कुल ऑन करना है और उसको देख लेना है। हाँ ठीक है ना? ठीक है, अब आगे देखो ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखो कह रहा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल सा बेसिक चीज है कि मान लो ये पिज्जा है, ठीक है, ये पिज्जा है, ठीक है, और मान लो ये वाला पार्ट तुम बाहर निकाल लिए। देखो हम तो अभी पिज्जा खाए नहीं है, सोशलाइज बोलते हैं, देखो हमको पता नहीं सोशलाइज बोलते हैं। हम तो पिज्जा खाए नहीं है, टीवी में रील्स में देखते हैं, रील्स में, हम तो भी खाए नहीं है। देखो ये पिज्जा है, पिज्जा का ये पार्ट बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो पार्ट है, पार्ट ये होल से हमेशा छोटा होगा। सिंपल सी बात है ना? इसमें क्या है? तो यही है, एग्जाम में पूछेगा बताओ कि एक्सियम नंबर 5 क्या था, तो लिख देना द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पिज्जा, ठीक है, पिज्जा, पिज्जा की पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा कैसा होता है तुम लोग देखे हो? आपको कैसे पता है? अरे यार रील्स पे देखे हैं, अरे अरे रील्स पे देखे हैं, उठी से काट दिया जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अरे पागल। देखो यहाँ पे आप देखो छठा छठा देखो, things which are double of the same हंसाए हम। कहा ना, क्यों 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 हंस हंस क्यों रहा है? पर्सनल मैटर। देख बेटा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। अगर देखो सेम थिंग है, अगर इसका तुम डबल करोगे तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज एक्सियम छठा यानी सिक्स्थ एक्सियम। एक और है बस लास्ट, हाँ एक और है, और जैसे लिखाया जा रहा है एग्जाम में छाप के आ जा रहा है, ठीक है? आपको समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? तो सर है ना, सर मारो, बताए हाँ, सर को मार लो दीवार में टिप से। अभी देखो, अभी लाइंस एंड एंगल्स जब हम लोग शुरू करेंगे ना, लाइंस एंड एंगल्स, तब तुम लोग को आनंद की अनुभूति होगी। लिटरली बता रहे हैं। अरे नहीं, एनसीईआरटी जैसे कि उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, बिल्कुल मतलब तुम लोग का धुआं निकल जाएगा, लिटरली कान में से सुई सुई। अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसके बाद ना लीनियर क्या था, इसके बाद लीनियर इक्वेशन है ना, उससे पहले हम लोग टू वेरिएबल है, राइट? तो हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखना कितना मजा आएगा। लाइन जब हम लोग, हमारा ज्योमेट्री वाला सेक्शन शुरू होगा ना, तुम लोग को लगेगा सर अभी तो फील आ रहा है कि सर क्लास 9th में आए हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ साइड हो जाते हैं। लास्ट क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, थिंग्स विच आर हाफ। देखो ये सब बुक में भी लिखा हुआ है, बस हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ
विच आर हाफ ऑफ द सेम। देखो अब ये लास्ट है हमारा, क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल, यानी लो इक्वल इक्वल कर दिए। अगर इक्वल चीजों से डिवाइड कर देंगे तो बताओ तो आपस में ये हमेशा इक्वल रहेगा नहीं रहेगा, बस यही है एक्सियम। तुम्हारे एग्जाम में बस यही आएगा कि बताओ 6th नंबर का एक्सियम कौन सा था यूक्लिड्स का, 7th नंबर का कौन था, 5th नंबर का कौन था, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो बताओ हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। समझ आ रहा है सब कुछ, एग्जाम्पल के साथ वहां पे लिख कर आना, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ये एग्जाम्पल्स जो भी बताया जा रहा है सबको लिख कर आना, ठीक है। फिर अब बहुत सारे पेपर में आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ देगा, जैसे पूछ देगा द थिंग्स विच आर डैश ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, तो लिख देना हाफ, ठीक है। हाफ लिख दो या फिर डबल लिख दो, डबल होगा या फिर हाफ होगा, है या ना। डबल भी करेंगे तब भी सर इक्वल ही होगा, हाफ भी करेंगे तब भी इक्वल ही होगा। बताओ समझ आ रहा है? ट्रिपल कर दिए तो एग्जाम में नहीं आया है, ट्रिपल कैसे करेगा। चलो ये 7 है और ये सातों फैक्ट्स को तुम लोग को याद कर लेना है, ये 7वां नंबर का है। और याद करने के बाद एग्जाम में आए तो जैसे बताया गया है वैसे छाप के आ जाना, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बुक में भी लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो कि बुक वाला सिंपल है या फिर जो हम लिखवाए वो सिंपल है, उसमें कंपैरिजन करो और नोट कर लो, ठीक है। बाकी एग्जाम के बाद पोस्टुलेट, पोस्टुलेट हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे और ये रिकॉर्डिंग चला जाएगा यूट्यूब पे, तुम लोग जाओ और अगर डाउट होगा तो इस पे देख लेना और तुम लोग भी देख लेना, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त हुई, धन्यवाद। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एक्सियम के बारे में, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट, तो ध्यान दो, पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियम ऑफ ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री का जो एक्सियम होता है उसी को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। एक्सियम क्या था, जो बेसिक फैक्ट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, राइट। उसी तरीके से ये जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट क्या होता है सर, जो ज्योमेट्री का जो एक्सियम होता है, जो ज्योमेट्री का एक्सियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ज्योमेट्री का एक्सियम का मतलब क्या, कि ज्योमेट्री में वैसा फैक्ट जिसका प्रूफ देना जरूरी नहीं है या फिर हम लोग नहीं दे सकते हैं, राइट। तो पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियम ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड पोस्टुलेट। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पोस्टुलेट 1 क्या कहता है, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे एग्जाम में टेप के आना है, राइट। देखो इफ कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, बिल्कुल यही बता दिए। पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोस्टुलेट 2 क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली। एक टर्मिनेटेड लाइन है, मान लो यहां पे क्या है, एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनडेफिनिट पोजीशन तक क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है सर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग को आता है ये। थर्ड क्या है, ये पी है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। एक सर्किल है, हम लोग एक सर्किल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्किल को हम लोग किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रूफ करने वाली बात है ही नहीं। तो पोस्टुलेट क्या है, कि ज्योमेट्री का ऐसा फैक्ट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे पहला क्या है, कि दो पॉइंट के बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पार सकते हैं। दूसरा क्या है, कि हम लोग जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको इनडेफिनिट पॉइंट तक हम लोग
प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से जो है प्रोड्यूस हो सकता है, बन सकता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना हुआ है, वापस से बना देते हैं, एक मिनट। देखो ओ शिट, देखो इसमें क्या है, पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, जो राइट ट्रायंगल होता है ये आपस में बराबर होता है। लो तो बराबर है ही, राइट, राइट ट्रायंगल जो है आपस में बराबर होता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितना भी राइट एंगल्स होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे बताया गया है बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में टेप के आना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। पोस्टुलेट नंबर 1 कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ये पोस्टुलेट नंबर 1 है। 2 क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। जो टर्मिनेटेड लाइन होता है उसको हम लोग इनडेफिनिटली हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्किल, कोई भी सर्किल हम लोग किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम लोग बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितना भी राइट एंगल्स होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये 4 पोस्टुलेट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। कह रहा है क्या, ध्यान दो, इधर छोड़ दो, पहले यहां पे ध्यान दो। कह रहा है कि दो जो है लाइन है, 2 लाइन बना लो ऐसे, एक हल्का सा टेढ़ा और दूसरा सीधा। इसके बीच में एक लाइन इसको काट रहा है, जिस लाइन को हम लोग जानते हैं कि इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो एक बात बताओ, ये हमारा है राइट साइड और ये हमारा है लेफ्ट साइड। तो एक बात बताओ कि ये जो लाइन है आगे चल के किस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये लाइन जो है आगे चल के इस साइड कहीं भी मिल जाएगा, यानी कि राइट साइड कहीं पे मिल जाएगा। तो कह क्या रहा है कि जिस साइड जाकर के लाइन मिलेगा उस साइड का जो एंगल होगा, जैसे मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो जिस साइड जाकर के लाइन मिलेगा उस साइड का जो एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। यही बोल रहे हैं पोस्टुलेट नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। देखो कह रहा है ये राइट साइड में जाकर के मिलेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो पोस्टुलेट 5 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग लगाएंगे कि जो एंगल ए और एंगल बी है ये दोनों 180 डिग्री से कम होगा, राइट। अगर यही पैरेलल लाइन होता, यही अगर पैरेलल लाइन होता और बीच में ट्रांसवर्सल होता, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के बराबर होता है। ये बात हम लोग को पता है। लेकिन अगर इधर से झुका हुआ है, इधर से पैरेलल नहीं है, झुका हुआ है, तो 180 से कम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है क्या, कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो गिर रहा है 2 स्ट्रेट लाइन पे, मेक्स द इंटीरियर एंगल बना दिया, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स taken together less than 2 right angle, then the 2 straight line if produce आगे की ओर यानी indefinitely meet on that side, जिस साइड मिलेगा on which the sum of angle is less than the 2 right angle, जो sum of angle होगा वो 2 right angle से क्या होगा, कम होगा, राइट। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। इसको, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल रट लेना, मगज में बिठा लेना, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आता है। पोस्टुलेट 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट। पोस्टुलेट 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट 5 को हम लोग बोलते हैं प्ले फेयर्स एक्सियम, प्ले फेयर्स एक्सियम हम लोग बोलते हैं।
तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बताओ प्ले फेयर्स एक्सियम किसको कहते हैं। तो पोस्टुलेट 5 को कहते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है आगे जाकर जब मिल जाता है तो उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल से कम होता है। नेक्स्ट आता है थ्योरम। क्या होता है थ्योरम? थ्योरम क्या? अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स प्रूफ। वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होता है सर? थ्योरम जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो हम लोग एक्सियम के बारे में पढ़ लिए और पोस्टुलेट के बारे में पढ़ लिए, 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आने वाला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है ये सब पॉइंट के थ्रू, राइट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो आता है कोरोलरी। ये क्या होता है सर? ये होता है वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग आराम से किसी थ्योरम से निकाल सकते हैं, वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग किसी थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं, राइट। द स्टेटमेंट whose truth can easily be detected from a theorem। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहां पे एग्जाम्पल लिख करके रखे हैं क्या, कि हम लोग को पता है सर कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, पता है? वेरी नाइस। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी, ये कभी भी 180 डिग्री से छोटा नहीं होगा। अरे 180 डिग्री से छोटा कभी नहीं होगा, राइट, ये कभी नहीं होगा। पहला पॉइंट हम लोग इससे ये निकाले। दूसरा क्या हम लोग निकाल सकते हैं इससे? दूसरा ये निकाल सकते हैं कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी और एंगल सी, ये कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया कोरोलरी। ठीक है, हम लोग क्या किए कि एक थ्योरम था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, इसको हम लोग थ्योरम को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, और उस थ्योरम से जो स्टेटमेंट निकालते हैं, जो ट्रूथ निकालते हैं, उस ट्रूथ को बोलते हैं हम लोग कोरोलरी। एग्जाम्पल वहां पे समझा दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल पेशेंसली पढ़ना है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को देखना है कि सर पॉइंट क्या होता है। देखो, तो पॉइंट का 1 2 3 4 डेफिनेशन लिखा हुआ है, तुम चारों में से कोई एग्जाम में लिख सकते हो, राइट। जैसे अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, देखो ये पॉइंट हो गया, तो हम लोग कहीं भी अपना पेन रख के क्या बोलते हैं? इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन की तरह काम करता है। या फिर हम लोग पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं कि द सर्कल विथ जीरो रेडियस, अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो होता है, उस सर्कल को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट which has no length, no breadth and no height। एक वैसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना हाइट होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। या फिर अ फाइन डॉट इज अ पॉइंट, अ फाइन डॉट इज अ पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। चलो, ये सब पहले से हम लोग को पता होता है। मेन ये था हमारा कोरोलरी। ये क्या था सर? थ्योरम में से कुछ ट्रूथ को हम लोग निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, अब आगे देखो। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में, क्लास 6 में। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चलो हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। इसका मतलब एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है।
इसके इन दोनों के बीच का जो सीधा रास्ता होता है, अरे जो सीधा रास्ता होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट बोलते हैं, राइट। जैसे ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, और अगर हम रास्ता इस तरीके से बनाएं तो ये हमारा लाइन सिगमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों सर, इसमें भी जो लाइन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को टच करवा रहा है, और इसमें भी ये जो लाइन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को टच करा रहा है। लेकिन लाइन सिगमेंट क्या होता है, वो ए और बी के बीच का स्ट्रेट पाथ, उसको हम लोग लाइन सिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइन सिगमेंट इज डेफिनिट। जो लाइन सिगमेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इज डेफिनिट, डेफिनिट होता है। याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, ए से पॉइंट बी तक के बीच में कुछ इसका लेंथ होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो लाइन सिगमेंट का लेंथ जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है। आगे देखो, लाइन सिगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। देखो 2 एंड पॉइंट है, तो लाइन सिगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। अब देखते हैं रे क्या होता है। रे क्या होता है सर, अ लाइन सिगमेंट, रे क्या है, रे इज अ लाइन सिगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन। जैसे देखो, मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा लाइन सिगमेंट है, और इस लाइन सिगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इनडेफिनिटली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बन करके तैयार होगा वो हमारा होगा रे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है ना, तो रे क्या हो, तो रे क्या था, समझ में आ गया। और रे को इंडिकेट करते हैं क्या, इस तरीके से। देखो इस तरीके से, ए बी है, उस पे एरो। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, जी सर दिख रहा है, ये रहा हमारा वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट, रे का जो है वो बस और बस एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सिगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन। तो अ लाइन सिगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली, वैसा लाइन सिगमेंट जिसको हम लोग आगे कितना भी दूर बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। लेंथ ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। अब ये लाइन है, इसको हम लोग कितना भी दूर ले जाएं, कितना भी दूर ले जाएं, वो हमारी मर्जी। ठीक है ना, वो हमारी मर्जी, ये होता है लाइन। अब आता है हाफ लाइन। हाफ लाइन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, छाप लेना। जैसे हाफ लाइन क्या है, मान लो ये एक हमारा लाइन है। ठीक है, ये हमारा एक लाइन है, ये पॉइंट है मान लो ए, ये है बी, और यहाँ पे डाल दिए कुछ पॉइंट सी। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि अगर इस लाइन को बीच वाले पॉइंट से अलग कर दे, बीच वाले पॉइंट से तोड़ दें, तो सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन है वो 2 भागों में बट जाएगा, जैसे CB और CA। बोलो यस। ठीक है, ये बात समझ आ गया कि सर क्या होगा, लेट ABC जो है ये L लाइन पे है, ABC कोई 3 पॉइंट है लाइन L पे, सच डैट A लाइज बिटवीन B एंड C। उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पे, तुम लोग नाम बदल सकते हो। ठीक है, जैसे ये है B और ये है C, और A लाइज कर रहा है बीच में। ठीक है, A लाइज कर रहा है बीच में, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, और यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा C। वी डिलीट द पॉइंट A, जब हम लोग A पॉइंट को हटाते हैं, देन ईच ऑफ रिमेनिंग 2 पार्ट्स आर कॉल्ड हाफ लाइन। आ रहा है ना बात समझ में। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग डिलीट कर दे या फिर हटा दें तो ये दोनों अलग हो जाएगा, मतलब ये और ये। डेफिनेशन कॉपी में टेप लेना। ठीक है ना, आगे देखते हैं। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट क्या होता है सर, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन पे देखो 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट रहे, एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट रहता है, उस लाइन को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट या फिर कोलिनियर लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, देखो यही होता है, टू लाइंस हैविंग सेम कॉमन पॉइंट। दो लाइंस का अगर एक कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन का जब एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन हम लोग को पता है, जब टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point। दो पॉइंट जब दोनों का कभी भी फ्यूचर में और प्रेजेंट में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है उसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कंकर्रेंट लाइन क्या होता है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन का अगर एक कॉमन पॉइंट हो, थ्री और मोर लाइंस या फिर मोर देन लाइंस, थ्री और मोर देन थ्री लाइंस इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, उसको क्या हम बोलते हैं, कंकर्रेंट लाइन बोलते हैं। तो कंकर्रेंट लाइन क्या होता है सर, जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन का सेम कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग कंकर्रेंट लाइन बोलते हैं। अब ये हमारा लास्ट आता है प्लेन। प्लेन क्या है सर, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज ऑन इट। जैसे ये हमारा प्लेन है, इस पे क्या हो रहा है कि कोई सा भी दो पॉइंट जब हम लोग पार रहे हैं और इनके बीच में लाइन पार रहे हैं तो कहेंगे कि ये सेम प्लेन पे है। लेकिन अगर एक पॉइंट हम ए पॉइंट रख दे बोर्ड पे और एक पॉइंट हम यहाँ अपने हाथ पे रख ले, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है, तो क्या बताओ ये प्लेन है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि एक पॉइंट आपके इस बोर्ड पे है और एक पॉइंट इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे, तो इसको हम लोग एक प्लेन नहीं बोलेंगे। लेकिन जब दोनों पॉइंट, मान लो ये हमारा प्लेन है और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तब कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप लोग का जो चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री पूरी तरीके से खत्म होता है। जो भी डेफिनेशंस बताए गए हैं इस चैप्टर में क्या है, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से घोंटते रहो, बार बार समझते रहो। ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं स्लाइड्स में से बन जाने हैं। ठीक है, तो जो भी बताया गया उसको रिवाइज करना है घर पे, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।